हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट कर दी थी अपन ने फोर्थ सेमेस्टर के लिए। पाश्चात्य राजनीतिक विचार यानी कि जो विदेशी क्षेत्र हैं, विदेशी देश हैं, पाश्चात्य या पश्चिमी देश, उनके राजनीतिक विचार देखेंगे अपन। वो राजनीति के बारे में क्या सोचते थे। यूनिट 1 में भी देखा था अपन ने कि अरस्तु क्या सोचते थे। इनके अनुसार राज्य की परिभाषा, ये राज्य के बारे में क्या सोचते थे, नागरिक के बारे में क्या सोचते थे, शासक के बारे में क्या सोचते थे। ये राजनीतिक सोच है, राजनीतिक विचार है। इस इकाई में हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन के केंद्र बिंदु यानी समाज के अनुबंध सिद्धांत और राजनीतिक यथार्थवाद को गहराई से समझेंगे। ये विचारकों ने राज्य की प्रकृति, सरकार के उद्देश्य, व्यक्ति तथा सत्ता के बीच संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया, जिनमें मैकियावेली पढ़ेंगी। यूनिट 1 में भी थोड़ा सा पढ़ा था इनके बारे में, आज फुल डिस्क्राइब करेंगे इनको। हम पहले मैकियावेली को थोड़ा और गहरा देखेंगे, क्योंकि उनके विचार आधुनिक राजनीतिक सोच में एक युग की शुरुआत करते हैं। उन्होंने नैतिकता और राजनीति को अलग कर दिया और सत्ता को एक कला या विज्ञान के रूप में देखा। यानी उनके अनुसार सत्ता एक कला या विज्ञान है। मैकियावेली का ऐतिहासिक संदर्भ और द प्रिंस का महत्व है। इनका जीवन देखते हैं, जीवन और समय। 1469 से लेकर 1527, फ्लोरेंस इटली। यह वह समय था जब इटली छोटे छोटे लगातार युद्धरत राज्यों में बटा हुआ था। विदेशी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था और फ्लोरेंस खुद राजनीतिक अस्थिरता में जूझ रहा था। मैकियावेली एक कूटनीतिज्ञ था जिन्होंने एक राजनीतिक उठापटक को करीब से देखा था। द प्रिंस की रचना, यह कृति मेडिसी शासकों को खुश करने और फ्लोरेंस को राजनीतिक अस्थिरता से निकालने के लिए लिखी गई एक व्यवहारिक गाइड बुक थी। यह किसी आदर्श राज्य का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि कैसे एक शासक को सत्ता प्राप्त करनी चाहिए, उसे बनाए रखना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए, भले ही इसके लिए अनैतिक साधनों का उपयोग करना पड़े। अध्ययन की पद्धति, मैकियावेली ने इतिहास और अपने समय के राजनीतिक अनुभवों का विश्लेषण किया। उन्होंने नैतिक या धार्मिक सिद्धांतों के बजाय यथार्थवाद पर जोर दिया। मैकियावेली का मानव स्वभाव सिद्धांत, मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, कपटी है, लालची और अविश्वसनीय है। यह कृतज्ञ और परिवर्तनशील होते हैं। यह नकारात्मक दृष्टिकोण उनके राजनीतिक सिद्धांतों की नींव है। उनका तर्क था शासक को लोगों को उनसे सबसे बुरे रूप में देखना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। यानी शासक लोगों को एकदम बुरी नज़र से देखे, बुरी दृष्टि से देखे। जनता को नियंत्रण में रखने के लिए डर प्यार से ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि प्यार आसानी से टूट सकता है, जबकि डर सजा के डर से टिका रहता है। राजनीति और नैतिकता का अलगाव, मैकियावेली ने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में एक मौलिक बदलाव लाया। उन्होंने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पूरी तरह अलग कर दिया। उनके लिए राजनीति का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और स्थिरता थी, न कि शासकों व्यक्तिगत नैतिकता या धार्मिक मोक्ष। यानी कि राज्य को सुरक्षित करना चाहिए, उसको स्थिर रखना चाहिए, यानी कि राज्य पे कोई कब्जा ना करे। राजा चाहे कैसा भी हो, राजा की नैतिकता कैसी भी हो, राजा का धर्म कोई भी हो, राजा को मोक्ष मिले या न मिले, लेकिन राज्य सुरक्षित रहना चाहिए। साध्य साधन को उचित ठहराता है। यदि राज्य की सुरक्षा या शक्ति जैसे महान उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो शासक को किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए।
भले ही वे पारंपरिक रूप से अनैतिक मानी जाती हैं, जैसे कि धोखा कर सकता है, झूठ कर सकता है, झूठ बोल सकता है, क्रूरता कर सकता है, लेकिन राज्य के लिए ये सब कुछ कर सकता है, ये उचित है। शासक को गुणी दिखने का नाटक करना चाहिए, भले ही वह वास्तव में न हो, क्योंकि जनता दिखावे से प्रभावित होती है। शासक के गुण। शेर और लोमड़ी। एक शासक को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। शेर भेड़ियों को डराता है और लोमड़ी जालों से बचती है। इसका अर्थ है कि शासक को बल, कठोरता और बुद्धि, चालाकी दोनों का प्रयोग करना चाहिए। भाग्य और सद्गुण। फोर्टूना। यह भाग्य या किस्मत है जो अप्रत्याशित होती है और मानव नियंत्रण से बाहर होती है। वर्चू। यह पुरुषार्थ, कौशल, साहस, दूरदृष्टिता और दृढ़ता है। मैकियावेली का मानना था कि एक कुशल शासक अपनी वर्चू से फोर्टूना के प्रभावों को नियंत्रित या कम कर सकता है, जैसे कि नदी पर बांध बनाना। आवश्यकता अनुसार बुराई करने की क्षमता। एक शासक को जरूरत पड़ने पर बुराई करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसे केवल तभी करना चाहिए जब बिल्कुल आवश्यक हो। उसे बेवजह क्रूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जनता में घृणा पैदा होती है। मैकियावेली का राष्ट्र राज्य पर प्रभाव। मैकियावेली के विचारों ने आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य की वकालत की और जो आंतरिक संघर्षों को दबा सकी और बाहरी खतरों से अपनी रक्षा कर सके। उनके विचार संप्रभुता के सिद्धांत की नींव बनी, जहां एक शासक या राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च अधिकार रखता है और किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होता है। उन्होंने राजनीति को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्थापित किया, जो धर्म या नैतिकता से स्वतंत्र है और जिसे अपने स्वयं के नियमों और तर्क से समझा जा सकता है। इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। आपने मैकियावेली पढ़ा, मैकियावेली का जीवन पढ़ा कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ, फ्लोरेंस इटली में हुआ। फिर उनकी रचना पढ़ी द प्रिंस। फिर अध्ययन की पद्धति पढ़ी कि मैकियावेली ने इतिहास, विशेषकर रोमन साम्राज्य और अपने समय के राजनीतिक अनुभव का विश्लेषण किया था। मैकियावेली का मानव का सिद्धांत देखा, मानव का स्वभाव कैसा होता है कि भाई कपटी होता है, स्वार्थी होता है, अविश्वसनीय होता है। उन्होंने डर को प्यार से ऊपर बताया कि डर जब रहता है तो व्यक्ति गलतियां नहीं करता है। राजनीति और नैतिकता का लगाव। उन्होंने राजनीति और नैतिकता को अलग किया कि राजनीति एकदम अलग है। अगर कोई राजा अनैतिक है, यानी राजा का कोई नैतिकता से कोई संबंध ही नहीं है। राजा का काम है कि राज्य की सुरक्षा करना, वो चाहे नैतिक हो या अनैतिक हो। और शासक को गुणी होने का दिखावा करना चाहिए, भले ही वो वास्तविक रूप से गुणी नहीं हो, लेकिन जनता प्रभावित होती है दिखावे से। शासक के गुण देखे अपने कि शेर और लोमड़ी की तरह होना चाहिए। भाग्य और सद्गुण देखा कि भाग्य एक नदी की तरह है, वर्चू एक नदी पर बनी हुई बांध की तरह है। आवश्यकता के अनुसार बुराई करने की क्षमता भी होनी चाहिए राजा में। बेफजूल बुराई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे नफरत बढ़ती है। मैकियावेली का राष्ट्र पर प्रभाव या राज्य पर प्रभाव। अब दूसरा टॉपिक देखेंगे, थॉमस होब्स। इनके विचार देखेंगे अपन। थॉमस होब 17वीं सदी के इंग्लिश दार्शनिक ने गृह युद्ध के माहौल में अपने विचार विकसित किए। उनके सिद्धांत में राज्य की पूर्ण संप्रभुता और सामाजिक अनुबंध के माध्यम से शांति और व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया। ऐतिहासिक संदर्भ, लेवियाथन। जीवन काल 1588 से लेकर 1679। होब्स ने इंग्लैंड के गृह युद्ध को करीब से देखा था, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अराजकता
और वह अव्यवस्था सबसे बुरी स्थिति है। लेवियाथन 1651 यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उन्होंने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु की आवश्यकता पर तर्क दिया जो समाज को अराजकता से बचा सके। लेवियाथन एक बाइबल का समुद्री राक्षस है जो एक शक्तिशाली और अजेय राज्य का प्रतीक है। मानव स्वभाव का सिद्धांत दिया उन्होंने। होब्स का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, आत्म केंद्रित और शक्ति के भूखे होते हैं। वे मनुष्य रूप में अपनी इच्छाओं और भय, विशेषकर मृत्यु के भय से प्रेरित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रतिद्वंदी होता है। इसमें ये बता रहे हैं कि मानव लालची होता है, स्वार्थी होता है। प्राकृतिक अवस्था। होब्स के लिए प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के युद्ध की स्थिति है। इस अवस्था में कोई सरकार, कोई कानून, कोई न्याय और कोई अन्याय नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार होता है। यह जीवन एकाकी, गरीबी, अप्रिय, पाशविक और छोटा होता है। इस अवस्था में न तो संपत्ति होती है और न ही उद्योग, क्योंकि लोगों को अपनी सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं होता। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक अधिकार होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार होता है, यहाँ तक दूसरों को मारने का भी अधिकार है उसके पास। यह प्रत्येक का सभी चीज़ों पर अधिकार है। प्राकृतिक कानून ये तर्क के वे नियम हैं जो मनुष्य को बताते हैं कि शांति और आत्म संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होब्स ने प्राकृतिक कानूनों का उल्लेख किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है शांति की तलाश करो और उसका पालन करो। आत्मरक्षा के लिए आवश्यक होने पर अपने अधिकार को त्यागने के लिए तैयार हो। समझौते का पालन करो। सामाजिक अनुबंध। प्राकृतिक अव्यवस्था की भयावहता से बचने के लिए मनुष्य एक सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं। यह अनुबंध आपस में होता है जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी प्राकृतिक अधिकारों को एक संप्रभु को स्थायी रूप, अपरिवर्तनीय रूप से सौंप देता है। संप्रभु अनुबंध का हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसका उत्पाद होता है। इसलिए संप्रभु के पास असीमित शक्ति होती, उसे चुनौती नहीं दे सकते। संप्रभुता का सिद्धांत। होब्स ने अविभाज्य और निरपेक्ष संप्रभुता की वकालत की। संप्रभु, चाहे वह राजा हो या विधानसभा, के पास सभी कानून बनाने, लागू करने और न्याय करने की शक्ति होती है। उसकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। संप्रभु यानी कि खुद फैसले ले सकता हो, अपने फैसले, चाहे वो संप्रभु राज्य हो, संप्रभु शासक हो। नागरिकों के पास विद्रोह का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विद्रोह का अर्थ होगा प्राकृतिक अवस्था में लौटना। संप्रभुता का उद्देश्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। होब्स की स्वतंत्रता की अवधारणा। होब्स के लिए स्वतंत्रता का अर्थ कानूनों की अनुपस्थिति। यदि संप्रभु के कानून आपको कुछ करने से नहीं रोकते तो आप उसे करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है, जहाँ स्वतंत्रता प्रतिबंधों की अनुपस्थिति है। जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे अब। जॉन लॉक, जिन्हें उदारवाद का जनक माना जाता है, इनकी पूरी छूट देंगे। होब्स के पूर्ण संप्रभुता के सिद्धांत को चुनौती दी और सीमित सरकार तथा व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर जोर दिया। इन्हें होब्स का विरोध किया, चुनौती दी उनको। ऐतिहासिक संदर्भ और टू ट्रिटरीज ऑफ गवर्नमेंट। जीवन काल 1632 से 1704। लोक इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति से प्रभावित थे, जिसने राजशाही की शक्तियों को सीमित किया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की। टू ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट पहला ग्रंथ।
रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन करता है। दूसरा ग्रंथ राजनीतिक शक्ति की उत्पत्ति और उसके सही उद्देश्य की व्याख्या करता है। सामाजिक अनुबंध, प्राकृतिक अधिकार और सीमित सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। मानव स्वभाव का सिद्धांत। लोक का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से तर्कसंगत, सामाजिक और सहयोग करने वाले होते हैं। वे बुरे नहीं होते, हालांकि वे स्वार्थी हो सकते हैं। उनके पास विवेक होता है जो उन्हें प्राकृतिक कानूनों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। प्राकृतिक अवस्था। लोग के लिए प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं होती है, बल्कि शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहायता की अवस्था है। इसमें प्राकृतिक कानूनों का शासन होता है जो कहता है कि किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक कानूनों को लागू करने का अधिकार होता है, जिसका अर्थ है कि वह उन लोगों को दंडित कर सकता है जो उसका उल्लंघन करते हैं। यानी कि अगर आपके अधिकारों को कोई ठेस पहुंचाए तो आप उनका विरोध कर सकते हो, उन्हें दंडित कर सकते हो। जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, स्वतंत्रता, इनको अगर कोई छीन सकता है, कोई छीन रहा है आपकी, तो आप उसे दंडित कर सकते हैं। प्राकृतिक अधिकार। लोक के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में एक है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि मनुष्य के पास जन्म से ही कुछ अहस्तांतरणीय अधिकार होते हैं, यानी कि जिनको बदला नहीं जा सकता, जो सरकार द्वारा नहीं दिए जाते और न ही छीने जा सकते हैं। यानी कि वे अधिकार जो न तो सरकार देती है, न कोई उन्हें छीन सकता है, वे जन्मजात होती हैं। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये इनके प्राकृतिक अधिकार हैं। लोक ने संपत्ति को श्रम के साथ जोड़ा। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति प्रकृति में अपनी मेहनत मिलाता है तो वह संपत्ति बन जाती है। ये अधिकार प्राकृतिक कानूनों द्वारा संरक्षित होते हैं। सामाजिक अनुबंध, यानी समाज कैसा होना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं होती हैं, जैसे न्याय करने वाला कोई निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं होता, कानून को लागू करने के लिए कोई शक्ति नहीं होती। इन असुविधा को दूर करने के लिए मनुष्य एक सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करता है। यह अनुबंध सीमित और सशर्त होता है। व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को नहीं सौंपते, बल्कि केवल प्राकृतिक कानूनों को लागू करने के अधिकार को सरकार को सौंपते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। यह अनुबंध लोगों और सरकारों के बीच होता है, यानी कि सरकार मानव के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे, इसलिए सरकार बनाई जाती है। सीमित सरकार और लोकप्रिय संप्रभुता। लोक ने सीमित सरकार की वकालत की। सरकार की शक्ति संविधान और कानून द्वारा सीमित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता। संप्रभु शक्ति अंततः लोगों में निहित होती है, न कि शासक में। सरकार के कार्य, यानी सरकार का क्या काम है। सरकार का काम कानून बनाना है, उन्हें लागू करना है और न्याय करना है। विद्रोह का अधिकार। यदि सरकार अपने अनुबंध का उल्लंघन करती है और नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों पर हमला करती है तो लोगों को सरकार का विरोध करने और उसे बदलने का अधिकार होता है। यह होप्स से मौलिक भिन्नता है। शक्तियों का पृथक्करण। लोक ने सरकार को 3 शाखाओं में विभाजित करने का सुझाव दिया। वही विधायिका, कार्यपालिका, संघीय शक्ति। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, संघीय शक्ति विदेश नीति, युद्ध घोषणा से संबंधित। लेकिन शक्ति के विकेंद्रीकरण का एक प्रारंभिक रूप है। यह विचार बाद में मोंटेस्क्यू द्वारा विकसित किया गया है और आधुनिक संविधान सरकारों की नींव बना। जॉन जैक रूसो, ये 4th है, जॉन जैक रूसो, इनके बारे में पढ़ेंगे। जॉन जैक रूसो 18वीं सदी के फ्रेंच स्विस दार्शनिक हैं। होब्स और लोक दोनों के विचारों को चुनौती दी। सामान्य इच्छा और लोकप्रिय संप्रभुता
की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। यानी कि ये फ्रेंच स्विस दार्शनिक थे। होब्स और लॉक दोनों को चुनौती दी, ऐतिहासिक संदर्भ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जीवन काल। रूसो प्रबोधन के काल के थे, लेकिन उन्होंने इस काल के तर्क और प्रकृति के विचारों की आलोचना की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, ये उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जो ये पता लगाती है कि कैसे मनुष्य एक समाज में स्वतंत्र रह सकता है जहां उसे कानूनों का पालन करना पड़ता है। उनका प्रसिद्ध कथन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मानव स्वभाव का सिद्धांत और प्राकृतिक अवस्था। रूसो का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा और निर्दोष होता है। भ्रष्टाचार समाज और सभ्यता के विकास से आता है, विशेषकर निजी संपत्ति के उद्देश्य से। प्राकृतिक अवस्था, यह एक शांतिपूर्ण अवस्था थी जहां मनुष्य स्वप्रेम से प्रेरित था और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता था। पतन का कारण, निजी संपत्ति का उदय हो गया। जनसंख्या वृद्धि ने प्रतियोगिता, असमानता और संघर्ष को जन्म दिया, जिससे प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई। पहले इतनी लोगों में निजी भावना नहीं थी, सब मिलकर रहते थे। जमीन भी बहुत ज़्यादा थी, संसाधन भी बहुत ज़्यादा थी, आपस में बांट लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों में प्रतियोगिता बढ़ रही है। सामाजिक अनुबंध। रूसो के लिए सामाजिक अनुबंध वह समझौता है जिससे समाज और नागरिक सरकार का निर्माण करते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को पूरे समुदाय को सौंप देता है। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं होता, बल्कि सभी सामूहिक रूप से एक संप्रभु इकाई के रूप में शासन करते हैं। ये संप्रभु व्यक्तियों को प्राकृतिक स्वतंत्रता के बजाय नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो कानूनों के शासन के तहत स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा, यह रूसो के दर्शन का केंद्रीय विचार है। सामान्य इच्छा सभी नागरिकों की वह सामूहिक इच्छा होती है जो पूरे समुदाय के सामान्य हित के लिए निर्देशित होती है। सामान्य इच्छा यानी कि पूरे समुदाय की इच्छा। यह व्यक्तिगत इच्छाओं का योग नहीं होता, न कि यह सभी इच्छा है जो व्यक्तिगत हितों का कुल योग हो सकती हो। सामान्य इच्छा हमेशा सही होती है और हमेशा सार्वजनिक हित और निर्देशित होती है। जो इसका पालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह संप्रभु का वास्तविक स्रोत है। संप्रभुता का सिद्धांत। रूसो के लिए संप्रभुता अविभाज्य, अहस्तांतरणीय और असीमित होती है। यह हमेशा लोगों में निहित होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का विरोध। रूसो प्रत्येक लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे जहां नागरिक सीधे कानूनों का निर्माण करते हैं। उनका मानना था कि संप्रभुता का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रतिनिधि जैसे कि संसद होती है केवल कार्यकारी कार्य कर सकते हैं, कानून नहीं बना सकते। स्वतंत्रता की अवधारणा। रूसो ने स्वतंत्रता को कानून के पालन में देखा जो व्यक्ति खुद बनाता है, यानी सामान्य इच्छा के कानूनों का पालन करना। यानी कि जो सामान्य इच्छा होती है, सामूहिक इच्छा होती है, उन्हीं कानूनों को पालन करना। स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाना। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उसे उस मार्ग पर लाने के लिए बाध्य किया जा सकता है जो वास्तव में उसके अपने और पूरे समुदाय के हित में है। यह अवधारणा आलोचकों द्वारा अधिनायकवाद के मार्ग के रूप में देखी जाती है। सरकार के प्रकार। रूसो सरकार को संप्रभु से अलग किया जा सकता है। उन्होंने सरकार के विभिन्न रूपों का विचार किया, जैसे कि लोकतंत्र, अभिजात तंत्र, राजशाही, लेकिन जोर दिया कि कोई भी रूप से तभी वैध है जब वह सामान्य इच्छा को लागू करे, यानी कि लोगों की इच्छा का पालन करे। सामान्य इच्छा, सामूहिक इच्छा का पालन हो तो फिर ये सभी सही है।
अगर लोकतंत्र है और सामान्य इच्छा का पालन नहीं हो रहा, सामूहिक इच्छा का पालन नहीं हो रहा, तो वो खराब है, भले ही वो लोकतंत्र हो। उन्होंने जनता की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। ऐसे करके यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर इसकी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF मिल जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।